अंधी लड़की को परी ने दिया जादुई लहंगा। ये कहानी वंशिका नाम की एक लड़की की है जो देख नहीं सकती थी, क्योंकि वंशिका बचपन से ही अंधी थी और उसके माता पिता ने उसकी आंखों का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वंशिका फिर भी इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकती थी, जिस वजह से उसके माता पिता अक्सर बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करते थे। और समय के साथ साथ वंशिका बड़ी हो जाती है और उसकी शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन वो घर का कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती थी, इसलिए उसकी माँ सुषमा हमेशा उसके काम में मदद किया करती थी। वहीं वंशिका के पिता किशोर की अपनी खुद की कपड़ों की छोटी सी दुकान थी और उसी की वजह से उनके घर का राशन पानी चला करता था। और अब समय के साथ साथ किशोर और सुषमा को अपनी बेटी वंशिका की शादी की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुषमा किशोर से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो अब हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुषमा, लेकिन भला हमारी अंधी बेटी से शादी कौन करेगा? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना जी, बस हमें उसके लिए थोड़ा ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। लेकिन सुषमा, हमारे पास ज्यादा दहेज देने के पैसे कहाँ हैं? एक दुकान ही तो है जिससे हमारे घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता है, बस उसी को गिरवी रखकर कुछ हो सकता है। वंशिका के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उसी समय वंशिका वहाँ पर आती है और कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आप लोगों को मेरी शादी के लिए दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटी, तुम्हारी शादी करने के लिए हमें पैसों का इंतजाम तो कहीं न कहीं से तो करना ही होगा ना, इसलिए तुम इन सब की चिंता मत करो, हम हैं ना। ऐसे ही अगले दिन किशोर अपनी दुकान गिरवी रखकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एक दिन राघव नाम का एक लड़का अपनी माँ कुसुम के साथ वंशिका को देखने उसके घर आता है। तभी वंशिका तैयार होकर वहाँ पर आती है और ज्यादा दहेज मिलने की लालच में राघव का परिवार शादी के लिए हाँ कर देता है। और ऐसे ही कुछ ही दिनों बाद राघव और वंशिका की शादी हो जाती है और वंशिका खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुँचते ही वंशिका की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसकी सास और उसकी ननद मोनिका उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है और उससे घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, यहाँ सोफे पर बैठे बैठे आराम करना बंद कर, हम तुझे यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, इसलिए जा और किचन में रखे सारे गंदे बर्तन साफ कर, क्योंकि मैंने काम वाली बाई को आज ही घर से निकाल दिया है और अब से घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी, मैं घर का सारा काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता है तो मैं क्या करूँ? ससुराल में तो हर किसी को काम करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो अंधी हो या लंगड़ी। उसी समय वहाँ पर वंशिका की ननद कोमल आती है और कहती है, और नहीं तो क्या भाभी, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जो तुम यहाँ आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़ोगी, इसलिए यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मोनिका, मुझे भी कोई शौक नहीं है बैठने का, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो भी वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं सकती हूँ। वंशिका की ये बात सुनकर कुसुम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी से जबान लड़ा रही है? अरे अंधी औरत, चुपचाप खड़ी हो और घर का सारा काम कर, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर वंशिका को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप उठकर रसोई में जाती है और गंदे बर्तन साफ करने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से कांच की कुछ कटोरियां नीचे गिरकर टूट जाती है और टूटने की आवाज सुनकर कुसुम जल्दी से रसोई में आती है और कहती है, हे भगवान, इस अंधी ने तो मेरी इतनी महंगी कटोरियों का सेट तोड़ दिया। अरे अब इसका पैसा क्या तेरा बाप आकर देगा? कुसुम की ऐसी बातें सुनकर वंशिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उसी समय वहाँ पर वंशिका की ननद मोनिका भी आ जाती है और कहती है, देख लिया ना माँ, इस अंधी औरत को अपने घर की बहू बनाकर। अरे ये तो आए दिन कोई ना कोई चीज नुकसान करती ही रहेगी, इसलिए आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ। इतना कहकर मोनिका चिमटे को गर्म करके वंशिका के हाथों पर लगा देती है और वंशिका दर्द से चिल्ला उठती है। और ऐसे ही हर रोज वंशिका पर दोनों माँ बेटी मिलकर अत्याचार करती रहती है। तभी एक दिन जब वंशिका राघव को इन सारी बातों के बारे में बताती है तो राघव उसका साथ देने की बजाय अपनी माँ और बहन का पक्ष लेने लगता है। और उस दिन वंशिका को पता चलता है कि यहाँ कोई भी उसका अपना नहीं है और उस दिन से वंशिका के ऊपर वे लोग पहले से और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राघव अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके शर्त के अनुसार उस अंधी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आपको पता है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुझे शादी करने से पहले इस अंधी लड़की का तो कुछ करना ही होगा ना। उसी समय मोनिका कहती है, भैया मेरे पास इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप कहो तो मैं बताऊं। इतना कहकर मोनिका सबको अपना आइडिया बताती है और उस आइडिया को सुनकर राघव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अगली सुबह वंशिका को पार्क में घूमने के बहाने वे लोग वंशिका को एक घने जंगल में लेकर जाते हैं जहाँ कई सारे जंगली जानवर रहा करते थे। उसी समय वंशिका को कुछ ठीक नहीं लगता और वो कहती है, सुनिए, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? यहाँ तो बहुत ही सन्नाटा है, क्या यहाँ पर आसपास कोई इंसान नहीं है क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, लेकिन जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? इसलिए तुम बस यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है और वंशिका बेचारी जंगल के बीचों बीच अकेले खड़ी होती है। और ऐसे ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन राघव अभी तक वापस नहीं आता। जिसके बाद वंशिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों मेरा पति मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया क्योंकि मैं अंधी हूँ? लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जब आपने ही मुझे अंधी बनाया है? तो वंशिका ये सब सोच कर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची रोते हुए आती है और कहती है, दीदी मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए दीदी। उस बच्चे की आवाज सुनकर वंशिका अपना दुख भूलकर उसकी मदद करने लगती है। तभी वो अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़कर उस बच्ची के पैर पर बांध देती है, जिसके बाद वो बच्ची अचानक से एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और कहती है, वंशिका तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान किसी की मदद करना चाहे तो उसे आँखों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसका मन अच्छा होना चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? परी जी, मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी इन अंधी आँखों को ठीक कर दीजिए, जिससे मैं भी इंसानों का असली चेहरा देख सकूं। वंशिका के इतना कहते ही परी उसे अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये लो वंशिका, ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहनते ही तुम्हारी आँखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी और तुम्हारे ऊपर आने वाला सभी मुसीबतों से ये लहंगा तुम्हारी मदद करेगा। उस परी के इतना कहते ही वंशिका वो जादुई लहंगा पहन लेती है। उस लहंगा को पहनते ही वंशिका की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो परी का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि उसके पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और वे लोग वंशिका को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे मनहूस, तू वापस कैसे आ गई? तुझे तो मेरा बेटा जंगल में छोड़कर आ गया था ना। उन सब की ये बात सुनकर वंशिका मुस्कुराते हुए कहती है,
मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और तुमने ये शादी भी पैसों के लालच में आकर ही की थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब मैं सब कुछ देख भी सकती हूँ, इसलिए अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वंशिका की ये बातें सुनकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे लोग जैसे ही वंशिका को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वंशिका के जादुई लहंगे में से बिजली के जोरदार झटके निकलने शुरू हो जाते हैं और बिजली के झटके लगने की वजह से वे लोग वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद वंशिका को उन लोगों से आजादी मिल जाती है और वो फिर से अपने माता पिता के साथ आकर जादुई लहंगे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। गरीब लड़की को मिला जादुई क्रिसमस ट्री। बहुत समय पहले की बात है। असम के एक छोटे से गांव में जूली नाम की एक लड़की रहा करती थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और ना ही उसने अपने माता पिता को कभी देखा था, इसलिए वो अपने जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी और वो बहुत ज्यादा गरीब भी थी, जिस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए रोड के किनारे बैठकर बड़े लोगों के जूते पॉलिश किया करती थी और उससे उसे जितने भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपना जीवन गुजार रही होती है। तभी एक दिन, सर लाइए मैं आपके जूते पॉलिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई जूते पॉलिश नहीं करवाने हैं और वैसे भी हम अमीर लोग अपने जूते पॉलिश नहीं करवाते हैं, बल्कि गंदा होने पर हम उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जूली चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक अमीर और घमंडी औरत आती है और उससे कहती है, सुनो, ये लो मेरे जूते और इन्हें अच्छे से चमका दो और इस पर जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके जूते बहुत ही अच्छे से चमकाऊंगी। इतना कहकर जूली उस औरत के जूते साफ कर देती है, जिसके बाद वो कहती है, ये लीजिए मैडम, मैंने आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं, अब बस आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। अरे ये क्या, बस इतने से काम के 10 रुपए? मैडम, मुझे पता है कि आप अमीरों के लिए 10 रुपए बहुत मामूली सी रकम है, लेकिन हम गरीबों के लिए 10 रुपए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। जूली के इतना कहने पर भी वो औरत उसे कोई पैसे नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इसी तरह जूली दिन भर कई लोगों के जूते पॉलिश करती है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम लोग पैसे देकर जाते हैं। इसी तरह उसका दिन गुजर रहे होते हैं कि तभी एक दिन जब वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके सामने एक बस आकर रुकती है और उस बस में से एक बूढ़ा आदमी और औरत बाहर निकलती हैं और वो लोग काफी देर से वहाँ पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है और उन्हें इस तरह ठंड में कांपता देखकर जूली उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप लोगों को काफी देर से देख रही हूँ, आप लोग किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ बेटी, मेरा नाम कैटरीन है और ये मेरे पति डेविड है और हम लोग यहाँ अपने बेटे डेनियल का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा था कि वो हमें इसी बस स्टैंड पर लेने आएगा, लेकिन पता नहीं वो अभी तक आया क्यों नहीं। माँ जी, मुझे लगता है शायद बर्फ पड़ने की वजह से आपका बेटा कहीं रास्ते में फंस गया होगा, इसलिए अगर आपके पास आपके बेटे के घर का कोई एड्रेस हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगी। जूली की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब में से एक पर्ची निकालकर जूली को देता है और कहता है, ये लो बेटी, इसमें हमारे बेटे के घर का पता है, ये पर्ची मेरे बेटे ने भिजवाई थी। उस बूढ़े आदमी की वो पर्ची देखकर जूली को उन लोगों पर बहुत तरस आता है, क्योंकि पर्ची में घर का एड्रेस नहीं बल्कि उन्हें अनाथ आश्रम पहुंचने का एड्रेस लिखा होता है, जिसे देखकर जूली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं बताती है और उनसे कहती है, माँ जी, आज काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इसलिए जब तक आपका बेटा आपको लेने नहीं आता है तब तक आप लोग मेरे घर चलिए। मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मेरे घर पर मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है, इसलिए अगर आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर जूली उन लोगों को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनकी बिल्कुल अपने माता पिता की तरह सेवा करती है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत हर दिन जूली से एक ही सवाल पूछती है, बेटी,
हमारा बेटा हमें लेने कब आएगा? अब तो पूरे 2 दिन हो गए हैं। उस औरत की ये बात सुनकर जूली को बहुत दुख होता था, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको समझा दिया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जूली के ऊपर अब काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, जिस वजह से उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? एक तो बचपन से मैंने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा है और आज इन लोगों को देखकर मुझे बिल्कुल अपने माता पिता वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन मैं अपनी इस गरीबी की वजह से इन लोगों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। और कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला है और मेरे पास तो इन लोगों को देने के लिए कोई तोहफा भी नहीं है। काश मेरे पास भी कोई जादुई क्रिसमस ट्री होता जिससे मैं इन लोगों के लिए सुंदर सुंदर तोहफे मांगती। इतना सोचकर जूली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वापस से अपने काम में लग जाती है। और क्रिसमस के एक दिन पहले जब जूली सोने जाती है तो वो अपने मन में सोचती है, कल तो क्रिसमस है, लेकिन मैं इन लोगों के लिए कोई तोहफा नहीं खरीद पाई और न ही इनके बेटे को इनकी कोई परवाह है। इतना कहकर जूली सो जाती है। तभी उसके सपने में सेंटा क्लॉस आता है और वो उससे कहता है, हा 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 हा, उठ जाओ जूली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे क्रिसमस का तोहफा देने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो और तुमने उन बूढ़े आदमी और औरत की मदद करके एक बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई क्रिसमस ट्री देना चाहता हूँ। इस क्रिसमस ट्री से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। इतना कहकर वो सेंटा क्लॉस वहाँ से गायब हो जाता है। और जब जूली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने सेम वैसा ही क्रिसमस ट्री रखा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो उस क्रिसमस ट्री से कहती है, हे जादुई क्रिसमस ट्री, क्या तुम मुझे कुछ तोहफे दे सकते हो और साथ ही ढेर सारे चॉकलेट भी? जूली की ये बात सुनकर उस जादुई क्रिसमस ट्री में से सुंदर सुंदर तोहफे और चॉकलेट बाहर आने लगती है, जिसे देखकर जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन वो उन तोहफों को ले जाकर उन लोगों को दे देती है। जिसके बाद क्रिसमस की रात जूली उस जादुई क्रिसमस ट्री से ढेर सारे सुंदर सुंदर सैंडल और जूते मांगती है। जिसके बाद वो अपनी खुद की एक फुटवियर की दुकान खोलती है और उसके बाद उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और तभी एक दिन वो बूढ़ा आदमी जूली से कहता है, जूली, और कितने दिनों तक तुम हमसे ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी? तुम्हें क्या लगा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि हमारा बेटा हमें लेने कभी नहीं आएगा, इसलिए अब हम तुम पर और बोझ नहीं बन सकते हैं। हम लोग आज ही अपने गांव वापस चले जाएंगे। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों का बेटा आपको लेने कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या आप लोग मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते हो? क्या मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ? इसलिए आप लोग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं हमेशा आप लोगों का ख्याल रखूंगी और आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जूली की ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, काश हमने उस समय वो गलती नहीं की होती, तो आज तुम्हारी तरह ही हमारी भी एक बेटी होती। क्योंकि मेरे बेटे के पैदा होने से पहले मेरी एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उस समय हमें बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम अपनी बेटी को चर्च की सीढ़ी पर रखकर चले गए थे। पता नहीं आज वो कहाँ होगी, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना था कि मुझे भी मेरे माता पिता चर्च के बाहर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने ही मेरा ख्याल रखा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जूली की ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी और औरत को सब समझ में आ जाता है और वो लोग जूली से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। जिसके बाद जूली उन लोगों को माफ कर देती है और उन्हें गले लगा लेती है और फिर उन लोगों के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देती है।